Good morning everyone. A very warm welcome to you all. अपना हाइड्रोकार्बन का पहला पार्ट खत्म हो चुका। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी चालू हो चुकी है। रिएक्शन का पार्ट बहुत मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ते जाओ एंड राइटिंग प्रैक्टिस करो तो ये बहुत ही मज़ेदार है। सिंपल चीज़ें हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ बस वैसा ही करते जाना है, फॉलो करना है जो मैं बोल रहा हूँ। रिएक्शंस वाला जो पार्ट है हमेशा राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं वीडियो देखो, उन एग्जाम्पल्स को नोटबुक में लिखो, फिर उसी तरीके के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में देखो, उनको लिखो, एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको लिख के थोड़ा सा याद करो, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में 4-5 स्टेटमेंट देके इनमें से कौन सा सही है गलत है ऐसा पूछा जाता है। तो आपको ये हर छोटी चीज़ जो है पता होनी चाहिए बेटा। फिर जैसा मैंने आपको सिखाया कि भाई प्रिपरेशन मेथड्स है, तो प्रिपरेशन मेथड में किस किस रिएक्शन का, जहाँ जहाँ मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बताए हैं वहाँ पे आप लोगों को रिएक्शन इंटरमीडिएट बराबर से पता होने चाहिए, ठीक है ना। एंड जहाँ जहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बताया उसको भी समझो, एंड जहाँ पे मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया उसके ऊपर बिना वजह अपना दिमाग दौड़ा के टाइम मत वेस्ट करो। फिर उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस में भी जहाँ जहाँ पे मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट बताया है, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट मुझे पता है ये आने वाला रिएक्शन में, इसी के लिए तो हम लोगों ने शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के ये सब फिनोमेना पढ़े, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, क्योंकि इनका यूज करके हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बताते हैं। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को ध्यान में रख के ही हम लोग रिएक्शंस को करते हैं यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर क्लियर हुआ हमको तभी जाके उन रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बनेगी। एंड स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि दिए हुए रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा एंड कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। तो गाइस मेरी ये सभी लोगों को बहुत सिंसियर अपील है कि आप लोग अभी से सभी रिएक्शंस की राइटिंग प्रैक्टिस डालो। एक लेक्चर मैंने खास करके समरी कैसे बनाने का, समरी चार्ट कैसे बनाने का उसके लिए भी दिया था। तो जैसे प्रिपरेशन का समरी चार्ट मैंने सिखाया उसी तरीके से आप एक रिएक्शन का भी समरी चार्ट बनाओ एंड लगे रहो। सो ये अपना पहला, अब जैसे लास्ट अल्केन में अगर हम देखें तो कॉन्फॉर्मेशन वाला पार्ट था लास्ट, तो उस कॉन्फॉर्मेशन में आपने कीवर्ड्स लिखना है। मतलब कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट बदलते हैं किसके, अबाउट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑन एडजेसेंट कार्बन, क्यों, फ्री रोटेशन की वजह से अबाउट दैट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो दो कौन से मेन कॉन्फॉर्मेशन है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। इक्लिप्स में क्या होता है, ऐसे खुद को सवाल पूछने के, ऐसे खुद को सवाल पूछने के, और उन सवालों के जवाब जब आप लोगों को खुद को बन जाएंगे तो फिर उसको आप सेंटेंस में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी अंग्रेजी तो तुमको भी आती है, मुझको भी आती है, तुमको तो मुझसे बेहतर आती है अंग्रेजी, है ना। फिर उसके बाद क्या है, आपने लिख दिया भाई इक्लिप्स में क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन एक दूसरे के एकदम नजदीक होते हैं, चिपक के होते हैं, मिठी मारून बसलेले असतात एकमेकाला। आणि स्टॅगर्ड मध्ये काय असतं, ते एकमेकापेक्षा मॅक्सिमम दूर असतात। मग डायहेड्रल अँगल कुठे जास्त असतो, स्टॅगर्ड मध्ये, कुठे कमी असतो, इक्लिप्स मध्ये। मग डायहेड्रल अँगलचं, टॉर्शनल स्ट्रेनचं आणि स्टेबिलिटीचं रिलेशन माहिती है आपल्याला। डायहेड्रल एंगल अगर कम हुआ यानी टॉर्शनल एंगल कम हुआ तो टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ जाता है, टॉर्शनल स्ट्रेन बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फिर हमने ये देखा कि जनरली आपका स्टैगर्ड फॉर्म और स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज ऑलवेज मोर स्टेबल, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इथेन विल लार्जली एग्जिस्ट इन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। लेकिन अब ये जो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स बनते हैं, अब ये बनते हैं मतलब कहीं ना कहीं तो रोटेशन रुक रहा है। अब रोटेशन रुक रहा है इसी का मतलब वहां पे कुछ तो एनर्जी का बैरियर है। तो वो एनर्जी बैरियर अल्केन में कितना है, 1 to 20 किलो जूल पर मोल। एंड स्पेसिफिक इथेन की बात करेंगे तो द एनर्जी बैरियर बिटवीन टू एक्सट्रीम कॉन्फॉर्मेशन दैट इज इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कितना है, 12.5 किलो जूल पर मोल। हो सकता है कभी इसको कैलोरी में कन्वर्ट, आपको पता है किलो जूल टू कैलोरी कैसा कन्वर्ट करते हैं, यू नो इट, है ना। तो फिर उसके बाद में आपको कभी ये भी पूछा जाता है क्या इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन को आइसोलेट कर सकते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं आइसोलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ऐसा बोलते हैं, आपका जवाब होना चाहिए कि जो एनर्जी बैरियर है वो एनर्जी बैरियर इतना कम है
कि वो अगर दो इथेन मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे मिलने वाली एनर्जी उस एनर्जी बैरियर से ज्यादा है, जिसकी वजह से रोटेशन फटाक से चालू हो जाएगा। इसी का मतलब है प्रैक्टिकली हम सोचे तो रोटेशन जो है कंटिन्यूसली चालू ही है, चालू है, तो वो इतनी देर के लिए रुका नहीं जिससे कि आप उसको आइसोलेट कर सको। तो फिर इसी का मतलब है कि हमको ये बोलना पड़ेगा द रोटेशन इन the conformations of alkane about carbon carbon bond is not 100% free, it is almost free, या फिर ऐसा बोलना पड़ेगा it is hindered by, है ना, it is hindered by एनर्जी बैरियर ऑफ 1 to 20 किलो जूल पर मोल। ये इस तरीके से। फिर मैंने कुछ एक्स्ट्रा का प्रोपेन एंड ब्यूटेन के बारे में भी बताया। राइट गाइस, ओके। सो अब हम बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा नया चैप्टर चालू करेंगे हाइड्रोकार्बन में, एंड वो है अल्कीन। अल्कीन में अपने आप में काफी सारे रिएक्शंस है, कई सारे मैकेनिज्म्स है, एंड अल्कीन चैप्टर आगे के ऑलमोस्ट हर चैप्टर से कनेक्टेड है, यानी 11th के आगे के चैप्टर को भी कनेक्टेड है, एंड 12th के भी हर चैप्टर में कोई ना कोई इसकी रिएक्शन जरूर आएगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, है ना, लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन में, एंड वो है अल्कीन। क्या है वो? अल्कीन। सो हेडिंग लिखना, हाइड्रोकार्बन में अल्कीन्स की शुरुआत करते हैं हम लोग। राइट गाइस, ओके। सो अल्कीन क्या है? अब देखो, हमने अल्केन को कैसा डिफाइन किया था? हमने अल्केन को डिफाइन किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। अल्केन को क्या डिफाइन किया था? सैचुरेटेड, क्योंकि अल्केन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड थे। लेकिन अल्कीन में क्या होगा कि यहां पे अनसैचुरेशन आएगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। इसके लिए अल्कीन को डिफाइन किया जा सकता है बहुत ही सिंपली, दीज आर, है ना, दीज आर, कीवर्ड लिखता हूं, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है बेटा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। लिखते जाना मेरे साथ में, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कम से कम एक तो, कम से कम एक तो। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग एटलीस्ट, क्या होना चाहिए? कंटेनिंग एटलीस्ट 1 C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर अगर एक से ज्यादा होते हैं, अगर 2 C डबल बॉन्ड C होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अल्काडाइन, है कि नहीं? अगर 3 C डबल बॉन्ड C होते हैं तो उसको बोला जाता है अल्काट्राइन। एंड अब इन जनरल अगर इनसे ज्यादा हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, तो फिर फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूं, मोर देन 2 बोलो या मोर देन 3 बोलो, है ना। मोर देन 2 और 3 अगर होते हैं तो उसको बोला जाता पॉलीइन, यानी बहुत सारे, है ना। क्या हो जाएगा? बहुत सारे। क्लियर है? सो पहला ही पॉइंट, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। राइट, ओके। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है, अब ये अल्कीन बने कैसे रे बाबा? ये अल्कीन बने कैसे? दीज अल्कीन्स आर फॉर्म्ड बाय, ये मान लो आपके अल्केन्स है, ये क्या है? आपके अल्केन्स है। तो अल्केन में से एडजेसेंट कार्बन से, एडजेसेंट कार्बन से यानी बाजू बाजू के कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम अगर हम इलिमिनेट करते हैं, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम्स अगर हम इलिमिनेट करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय इलिमिनेटिंग 2 हाइड्रोजन एटम्स और 2 एटम्स, कोई भी, अब जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन, अब आगे चल के Br भी आ सकता है। सो जनरल, तो जनरल हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड बाय इलिमिनेटिंग 2 एटम्स और 2 सब्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन।
है ना। तो जनरल जनरल बोल रहा हूं यहां पे, सो जनरल टर्म में हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय, है ना, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय eliminating two हाइड्रोजन एटम्स और सब्स्टिट्यूएंट्स, अब दूसरे भी हो सकते हैं हाइड्रोजन के जगह, है ना, फ्रॉम एडजेसेंट पोजीशन, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है। अब तो अल्केन के कंपैरिजन में, अल्केन के कंपैरिजन में इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, अब अल्केन के कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन एटम्स कम हो गए, इसका मतलब है अल्केन के कंपैरिजन में इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, क्योंकि अल्केन में +2 होता है, तो वो 2 आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला, सॉरी अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n ये बनेगा। अब इसी का मतलब, अब देखो अल्केन के कंपैरिजन में, अल्केन के कंपैरिजन में अगर मान लो मैंने ये ले लिया C3H8, तो ये अल्केन है, इसके कंपैरिजन में 2 हाइड्रोजन एटम कम C3H6। अब C3H6 का ये भी तो बन सकता है, क्या बन सकता है, ये भी बन सकता, देखो 3 कार्बन है, 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब आपके साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला भी यही होगा, है कि नहीं, साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला भी यही होगा। तो अब अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन अगर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे। तो फिर आप यहां पे लिख सकते हैं CnH2n इज द जनरल फॉर्मूला, है ना, इज द general formula for alkene and cycloalkane, बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, hence these are isomers of each other। अब कौन से आइसोमर बोल सकते हैं इनको, एक रिंग है तो एक में चेन है, एक रिंग है तो एक में क्या है, चेन, इसके लिए इनको बोला जा सकता है हेंस दीज आर रिंग चेन, एंड रिंग चेन को ही फंक्शनल आइसोमर में भी कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज अलग हैं। सो दीज आर रिंग चेन, या फिर हम लिखेंगे यहां पे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, तो ये हमेशा सभी लोगों को बेटा याद रहना चाहिए। क्लियर है ये वाला। अच्छा, अगला पॉइंट एकदम बेसिक, क्योंकि मेंस में ये सब छोटी छोटी चीजें पूछेंगे एंड फिर इनको अलग अलग चैप्टर से जोड़ के एडवांस में क्वेश्चन बनाएंगे। फिर अल्कीन्स जो है, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स, है ना, आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, है ना, क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग, जो ऑयल बनाते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा, सो ओलिफिन्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स आर कॉल्ड एज ओलिफिन्स, इसका मतलब ऑयल फॉर्मिंग बिकॉज इनका जो फर्स्ट मेंबर है, कौन है अल्कीन का फर्स्ट मेंबर। अब ये चीज याद रखना, वैसे देखा जाए तो कई जगह पे ऐसा बोला जाता है अल्कीन का फर्स्ट मेंबर कौन है, CH2, क्योंकि अल्केन का पहला मेंबर कौन है, मीथेन। सो मीथेन से अगर 2 हाइड्रोजन कम किए जाए तो ये बनेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, है ना, डबल बॉन्ड तो है नहीं, एंड अल्कीन के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है, तो ये इसको बोला जाता है मीथीन, बट ये अनस्टेबल होता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, टेक्निकली द फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथीन, है ना। सो ऑयल फॉर्मिंग ओलिफिन्स क्यों बोला गया है, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर कौन है, फिर फर्स्ट मेंबर इथिलीन, कौन है, इथिलीन, दैट इज इथिन C2H4। इथिलीन फॉर्म्स ऑयल ऑन रिएक्शन विथ
क्लोरीन, है ना, फॉर्म्स ऑयल ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन। ठीक है बेटा, सो ये हो गया कुछ जनरल सा इंफॉर्मेशन, ये एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया किसके लिए, अपने अल्कीन के लिए। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे अल्कीन के स्ट्रक्चर के बारे में। सो ये क्लियर है सभी को, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। फिर ये बनते कैसे हैं, एडजेसेंट पोजीशन से, एडजेसेंट पोजीशन से जब दो हाइड्रोजन एटम या फिर दो सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमिनेट किए जाते हैं तब बनते हैं अल्कीन। अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला सेम है, हेंस दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। कौन से, फंक्शनल आइसोमर या फिर रिंग चेन। एंड अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑयल फॉर्मिंग, दैट इज ओलिफिन, क्योंकि उनका जो पहला स्टेबल मेंबर है दैट इज इथीन, इट फॉर्म्स ऑयल विथ क्लोरीन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। इसी का मतलब है बेसिकली हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, है ना। क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। चलो, ये मैंने ले लिया C2H4, राइट गाइस। तो C2H4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो सबसे पहले मैं ऐसे बनाता हूं, C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, ये रहा यहां पे H। ये मैंने एक सबसे सिंपल बॉन्ड के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर बना दिया है ना, डैश फॉर्म के स्टाइल में। ओके, अब देखो यहां पे वी नो ये आपका डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है, एक बॉन्ड कैसा है, सिग्मा है, एंड एक बॉन्ड कैसा है, इसमें पाई बॉन्ड है, राइट। फिर ओवरऑल इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, इस डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग या फिर 134 पिकोमीटर, राइट गाइस। फिर इसके बाद में ये जो HCC, अल्केन में क्या था आपका HCC या फिर HCH, बॉन्ड एंगल कितना था 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री। तो यहां पे HCC ये जो बॉन्ड एंगल है इट इज अराउंड 121.7 डिग्री, ठीक है। एंड ये जो HCC ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये जो है इट इज 116.6 डिग्री है। कितना है, 116.6। तो ये कितना होगा, ये भी इतना ही होगा। सो लगभग मतलब ये पूरा मिला के कितना होगा 360। तो अगर आप एवरेज करते हो तो जनरल फिर एवरेज करोगे तो क्या आएगा 120। इसके लिए इसके 120 मैंने क्या बोला था, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल कब होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp2 ज्योमेट्री होगी प्लानर। क्या होगी, ज्योमेट्री होगी प्लानर। तो इन जनरल हम क्या बोलते हैं, जहां पे प्लानर ज्योमेट्री होती है वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है 120। सो ये याद रखना, जहां पे स्टैंडर्ड प्लानर ज्योमेट्री होती है वहां पे बेटा आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। क्लियर है। सो इसका मतलब अल्कीन में हम ये बोलेंगे ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स है, अब अगर डबली बॉन्डेड कार्बन्स की बात करें तो ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और यहाँ का एक 3 सिग्मा। तो इसका मतलब ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। तो अल्कीन में the doubly bonded carbon atom is sp2 hybridized, has planar geometry, and the HCC और HCC bond angle is generally कितना बोला जाता है 120 डिग्री जो है बोला जाएगा। क्लियर है। अच्छा, तो ये मैंने डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बताई। उसी तरीके से यहाँ पे अल्कीन में CH बॉन्ड लेंथ कितनी है, अल्कीन में CH बॉन्ड लेंथ है 110 पिकोमीटर, अल्केन में कितनी थी 112 पिकोमीटर।
तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया अल्कीन के स्ट्रक्चर का। अब यहाँ पे अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बताऊं तो अब याद करो, मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है एंड पाई बॉन्ड कैसे बनता है। तो मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैप से। कैसे बनता है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, यानी कि ऐसा सामने सामने ओवरलैप होके। तो ये अगर मैं यहाँ पे कुछ दिखा दूं आपको तो ये ऐसा होगा, जरा ध्यान से देखना। ये अपना है कार्बन, ठीक। फिर यहां से इस कार्बन का, अब यहां पे एक सिग्मा एक पाई, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे पहले एक ऐसा जो है अपना सिग्मा बॉन्ड बनाया मैंने, राइट। अब एक सिग्मा हो गया तो दूसरा कौन सा है? पाई बॉन्ड। अब मैंने आपको यह बताया था कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा। पाई बॉन्ड बनता है लैटरल यानी साइडवेज ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। एंड मैंने बोला था आपको पी ऑर्बिटल कैसे है? डम्बेल शेप है ना, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक ना। तो ये हो गया आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ये जो हो गया क्या हो गया? ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और कौन सा बॉन्ड है ये वाला सिग्मा बॉन्ड है। अब ये कौन है? दीज आर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल। वो भी कौन से शेल के? 2, क्योंकि कार्बन में सेकंड शेल का जो पी ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा इधर के पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एंड इधर के पी ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन ऐसा एक दूसरे के साथ शेयर करके ऐसा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बनाते हैं, ठीक है। एंड यहां पे है ये क्या है? ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऐसा यहां पे हो गया, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, जबकि ये क्या है? आपका पाई बॉन्ड है, राइट। तो ये किस में हो गया बॉन्डिंग? ये हो गया कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक हो गया पाई बॉन्ड, जो मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बताया। अब उसी तरीके से कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही शेल है। अब एक शेल यानी पहली शेल कौन सी होती है? एस। अब कार्बन के पास तो एक ही शेल होती है एंड जो एस शेल होता है उसका शेप होता है स्पेरिकल, ठीक है। तो अब इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इसने जब बॉन्ड बनाया तो इसने क्या किया? अपना एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा एंड इधर जो है आपके हाइड्रोजन का स्पेरिकल 1s, उसी तरीके से इधर ये इस तरीके से। तो ये क्या है? आपका ओवरलैपिंग वाला एरिया है। तो जो मैंने डार्क किया है वो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो देखो ये हो गया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया आपका कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इसमें हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है? ये आपका यहाँ पे मैं ऐसा H लिखता हूँ, ये आपके हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये H, ये हाइड्रोजन का 1s। एंड कार्बन का ये कौन सा आया? कार्बन का ये आया sp2। इधर भी कार्बन का ये कौन सा आया? sp2। इधर भी कार्बन का ये कौन सा ऑर्बिटल है? sp2। एंड हाइड्रोजन का कौन सा है? 1s। ये क्या है? sp2। क्लियर है? तो ये हो गया। तो यहां पे बेटा मैंने आपको पूरा ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया है। सो आपको हमेशा याद रखना होगा जब अल्कीन बनेगा, सो अल्कीन में आउट ऑफ द 2 डबल बॉन्ड्स 1 विल बी सिग्मा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप, है ना, एक्सियल ओवरलैप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। कौन से? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देन द डबली बॉन्डेड कार्बन forms the sigma bond by overlap of sp2 hybridized orbital with 1s of the hydrogen। इधर वैसा, इधर भी वैसा, इधर वैसा। ये जो p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कैसे बना? पाई बॉन्ड बना बाय द लैटरल ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल से बना। यहां तक बात क्लियर है सभी को? ओके। अब इसके आगे एक चीज, अब यहां पे इसके आगे एक एक करके हर छोटे छोटे पॉइंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो अब देखना हमेशा से 1 सिग्मा बॉन्ड है ना, 1 सिग्मा बॉन्ड इज
स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, है ना। एंड जब हम स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड बोलते हैं, इसका मतलब उसकी बॉन्ड एंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। तो हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पाई बॉन्ड से क्या रहेगी, ज्यादा। मैं कौन सा कंपैरिजन कर रहा हूं, वन सिग्मा बॉन्ड विथ वन पाई बॉन्ड। सो ऑलवेज वन सिग्मा बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर देन दी वन पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी पाई बॉन्ड से ज्यादा रहेगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसके लिए क्योंकि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एरिया ऑफ ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज वेरी हाई, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज वेरी हाई। जबकि जब पाई बॉन्ड बनता है ना, जब पाई बॉन्ड बनता है तो ओवरलैप देखो क्या हो गया, ओवरलैप इज वेरी वीक, है कि नहीं। ओवरलैप वीक होने की वजह से वहां पे बॉन्डिंग क्या रहेगी, वीक रहेगी। सो हमेशा याद रखना सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज वेरी हाई, वेरस पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप यानी एक दूसरे के साथ जो ओवरलैप हो रहे हैं वो कम है। क्लियर है, ओके। ये हमेशा, लेकिन अब ये तो हो गया वन सिग्मा वन पाई, लेकिन द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन, द सी डबल बॉन्ड सी ऑफ अल्कीन इज स्ट्रॉन्गर देन सी सिंगल बॉन्ड। अब मैं डबल को सिंगल के साथ कंपेयर कर रहा हूं। अब ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बताया था आपको, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो द सी डबल बॉन्ड सी ऑफ अल्कीन इज स्ट्रॉन्गर देन सी सिंगल बॉन्ड सी ऑफ अल्केन, राइट। एंड इसी का मतलब है आपका सी डबल बॉन्ड सी शॉर्टर भी रहेगा, क्या रहेगा, शॉर्टर रहेगा। या फिर मैं अगर ऐसा लिखूं सी डबल बॉन्ड सी ऑफ अल्कीन इज शॉर्टर, अगर ऐसा लिखता हूं सी डबल बॉन्ड सी ऑफ अल्कीन इज शॉर्टर देन सी सिंगल बॉन्ड सी ऑफ अल्केन एंड हेंस इज स्ट्रॉन्गर। क्या होगा, उसकी वजह से क्या रहेगा, वो स्ट्रॉन्गर रहेगा। तो हमेशा एक डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड से क्या रहेगी, ज्यादा। लेकिन उस डबल बॉन्ड में जो सिग्मा है, उस सिग्मा की बॉन्ड एंथैल्पी पाई बॉन्ड से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बात क्लियर है बेटा, ओके। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखने की, अब ये जो मैंने दिखाया ये क्या है, दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता एक्चुअल में कि ये पता नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या इस लोब में है, इसको क्या बोलते हैं, लोब। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन इस लोब में है कि इस लोब में है। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है कभी। इसके लिए ये ऐसा दिखाया जाता है कि भैया इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है अगर इधर होगा तो इधर से वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप होगा, यानी इस लोब में होगा तो इधर से वो ओवरलैप करेगा। तो इसके लिए अब हमने क्या बोला यहाँ पे, दी ओवरऑल ज्योमेट्री क्या है, प्लानर, है ना। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, ये अगर प्लेन है, अब इस प्लेन में ये p ऑर्बिटल है, तो फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आधा प्लेन के ऊपर है, आधा कैसा है, प्लेन के नीचे। इसके लिए आपको एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ता है, दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, दी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाइज, है ना, पार्टली above and partly below the plane of डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है, याद रखना गाइस। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में 1sp2 1s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। फिर सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैप से बना है, उसी तरह से ये भी हेड ऑन ओवरलैप से बना है। एंड पाई बॉन्ड कैसे बना है, साइडवेज ओवरलैप से। सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन पाई, बट ओवरऑल दिस डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड ऑफ अल्कीन। इसका मतलब डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, एंड देयरफॉर ये ये जो आपका डबल बॉन्ड कैसा है, शॉर्टर है। एंड फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पार्टली अबव द प्लेन है, पार्टली बिलो द प्लेन है। ये पूरा पॉइंट जो हम लोगों ने एकदम से
क्लियर किया है। सो पहला इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया अल्कीन का स्ट्रक्चर। तो अल्कीन के केस में डबली बॉन्डेड कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एंड अल्कीन की ज्योमेट्री क्या है, प्लानर। डबली बॉन्डेड कार्बन HCC या फिर HCH, टेंटेटिवली बॉन्ड एंगल क्या कंसिडर किया जाता है, 120 डिग्री। अब हम चलते हैं एक बहुत ही खास है ना, एक बहुत ही खास पॉइंट की तरफ, एंड वो पॉइंट है आइसोमेरिज्म इन अल्कीन, है ना, आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। अब यहां पे थोड़ा टेंटेटिव काम का जो है फिलहाल के लिए उतना ही लिया जाएगा, डिटेल वाला आइसोमेरिज्म अलग से आइसोमेरिज्म चैप्टर में लिया जाएगा, राइट। ओके, अब देखो यहां पे मैंने आपको स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो दो बताए थे। तो अब अल्कीन में क्या होता है पता है, अल्कीन शोज या फिर एग्जिबिट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अल्कीन शोज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल में अल्कीन कौन से आइसोमेरिज्म दिखाता है, तो स्ट्रक्चरल में अल्कीन दिखाता है चेन आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा दिखाता है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। एंड अब हम चाहे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्कीन शोज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसके साथ दिखाता है, साइक्लोअल्केन के साथ जो है दिखाता है। तो अब हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की। तो मुझे बताओ, चेन आइसोमेरिज्म के लिए मैंने क्या बोला था, चेन आइसोमेरिज्म के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन पेरेंट चेन में डिफरेंस होना चाहिए। तो मुझे बताओ बेटा, क्या अल्कीन का पहला मेंबर C2H4 क्या ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि दो कार्बन से और छोटी लेंथ क्या होगी, नहीं हो पाएगी। क्या अल्कीन का नेक्स्ट मेंबर दैट इज प्रोपीन, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा पाएगा, क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म के लिए मैंने क्या बोला, वर्ड रूट बदलना चाहिए, उतने ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के। अब 3 से छोटा चेन और कौन सा करोगे तुम यहां पे, नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपका इथीन एज वेल एज प्रोपीन दे डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म। तो अल्कीन में चेन आइसोमेरिज्म अगर स्टार्ट होता है तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा, ये भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिखा रहा। लेकिन क्या ये वाला CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? अब यहां पे चेन लेंथ कितने कार्बन की है, 4। क्या ये 3 कार्बन की चेन लेंथ हो सकती है क्या? यस ऑफ कोर्स। देखो आप क्या करोगे, आप क्या करना है, इसको ऐसा करो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। अब एक कार्बन कम हुआ, अब एक कार्बन यानी कौन, मिथिल। आपने उस मिथिल को यहां पे जोड़ दिया। इसका मतलब जरा ध्यान से देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है 8 हाइड्रोजन, यानी C4H8। क्या हुआ, C4H8। इट मीन्स the alkenes shows chain isomerism from butene onwards। तो नोटबुक में फटाफट लिखना है, इथीन एंड प्रोपीन डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, इथीन एंड प्रोपीन डू नॉट शो चेन आइसोमेरिज्म, अल्कीन शोज चेन आइसोमेरिज्म फ्रॉम ब्यूटीन ऑनवर्ड्स। क्या करते हैं, फ्रॉम ब्यूटीन ऑनवर्ड्स। तो फिर यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये चेन, पोजीशन, फंक्शनल, ये किसके अंडर आते हैं, स्ट्रक्चरल के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं, स्ट्रक्चरल के। तो अब यहां पे स्ट्रक्चरल में मैंने पहला एग्जांपल लिया C4H8। कभी भी ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए आपको आइसोमर्स निकालने को बोला जाए तो सबसे पहला काम क्या करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। सिखाया है आपको। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका कितना होगा, 4 कार्बन के लिए 10 हाइड्रोजन होने चाहिए स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम कम है। 2 हाइड्रोजन एटम कम यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हुआ, 1। अब 1 यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग हो सकता है। तो पहले हम C4H8 के
चेन आइसोमर्स बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? चेन आइसोमर जो है बना रहे हैं। सो ध्यान से देखना आप C4H8 का। तो पहला मैं यहाँ पे बनाता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक आइसोमर बनाया। फिर मैंने इसका एक दूसरा आइसोमर बनाया, कौन सा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड मैं इसका एक और आइसोमर बनाता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, राइट। तो अब जरा ध्यान से देखना, अब हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, राइट। तो अब हमको इन तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। हमको क्या करना है? इन तीनों में जो है रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, अब इन दोनों में अगर रिलेशन बताना है तो क्या बताओगे? यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, यहां पे वही है, लेकिन दोनों के वर्ड रूट में फर्क है। यहां पे ब्यूट है जबकि यहां पे क्या है? प्रोप है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर्स। उसी तरीके से इन दोनों को देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसका वर्ड रूट प्रोप है, इसका वर्ड रूट ब्यूट है। मतलब इन दोनों का रिलेशन भी क्या हो गया? चेन आइसोमर। तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 1 and 2, है ना, 1 and 2, 2 and 3, है ना। ये ऐसा करते हैं इसको 1 and 2 and 2 and 3. These two are the pairs of chain isomers, है ना। These two are the pairs of chain isomers. तो ये एक चेन आइसोमर का पेयर है, ये एक चेन आइसोमर का पेयर है। तो ये क्या है? यहां पर लिखा मैंने these are चेन आइसोमर। सो ये दोनों चेन आइसोमर, ये दोनों चेन। वो अब उसी तरह से 1 and 3 में क्या रिलेशन होगा? 1 and 3 में क्या रिलेशन होगा? अब देखो यहां पे रिलेशन होगा पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, जबकि यहां पे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? 2। तो अब अगर किसी दिए हुए कंपाउंड में अगर मल्टीपल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर बदलती है तो उसको बोला जाता है पोजीशन आइसोमर्स। क्या बोला जाता है उसको? पोजीशन आइसोमर्स बोला जाता है। इसका मतलब है कि आपका 1 and 3 क्या है आपके? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। क्या है? ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स है। बात क्लियर है सभी को एकदम से? तो स्ट्रक्चरल, तो आइसोमेरिज्म एंड अल्कीन में हमने शुरू किया है स्ट्रक्चरल, आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चरल की बात करें। जहां पे पहला एग्जांपल लिया मैंने C4H8, वहां पे हमने फिलहाल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स को समझने की कोशिश कर रहे। जहां पे मैंने एक एग्जांपल लेके बताया C4H8, वहां पे टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने? 3। उन 3 में 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटिलीन। ये 1 ब्यूटीन, इसका नाम क्या है? ये रहा आपका 1 ब्यूटेन। एंड इसको क्या बोल सकते हैं? इसको आप बोल सकते हो या तो आइसोब्यूटिलीन या फिर 2 मिथिल प्रोपीन। क्या बोल सकते हो? 2 मिथिल प्रोपीन। एंड ये क्या है आपका? 2 ब्यूटीन। सो 1, 2 एंड 2, 3 इनका रिलेशन क्या है? चेन आइसोमर्स का। एंड 1, 3 का रिलेशन क्या है? पोजीशन आइसोमर्स का। तो फिर आज के लिए यहीं पे रुका जाए, लेकिन बिफोर वी स्टॉप आई वांट यू टू ट्राई C5H10 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। सिर्फ कौन से? चेन एंड पोजीशन वाले निकालना है। रिंग चेन आइसोमर्स आप लोगों ने अभी नहीं निकालना है। तो आप C5H10 के सिर्फ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स को ट्राई करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की शुरुआत करते हैं। राइट गाइस, रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।